नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जाटोलिया आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आपने पहले वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो आप जरूर देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे बटन आप जरूर दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूले साथियों। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जो कि राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग है। कक्षा 10 की जो पुस्तक है हम यहाँ पढ़ रहे हैं साथियों। कंपटीशन एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हो जाती है ये। और जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो विद्यालयों में जो नो बैग डे गतिविधियां जो आयोजित की जाती है शनिवार, उसमें जो राजस्थान को जाने जो भाग है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो सभी साथी, चाहे वो विद्यालय स्तर के हो, कक्षा 9, 10, 11, 12, जो कि राजस्थान के विषय में जानना चाहते हैं, और वह साथी जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें राजस्थान से संबंधित पार्ट है या राजस्थान जीके का कोई भी पार्ट है, मतलब राजस्थान कला संस्कृति है, तो उनके लिए तो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है साथियों। आप जब इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लगभग क्वेश्चन जो है इसी पुस्तक से या इसी मैटर से पूछे जाएंगे साथियों, या पूछे गए हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं और आप भी यहाँ देख सकते हो। अभी मैं साबित भी कर दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन, इसमें जो मैटर दिया गया उससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन बनता हो। लगभग 80% से ऊपर या 80% क्वेश्चन को मैं इसमें से बता दूंगा, और कई एग्जामों में तो लगभग क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो आइए साथियों, हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे जिसमें हमने कुछ दुर्ग पढ़ लिए थे। मैं यहाँ आपको एक बार क्विक रिवीजन और करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले हम जो पढ़ रहे थे थोड़े शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, अब मैं आपके लिए थोड़ा विस्तृत लेके आया हूँ साथियों, क्योंकि हम कुछ पढ़ रहे थे, कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं थोड़ा और एक्स्ट्रा, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा जो है नहीं छूटे या इससे बाहर नहीं जाए। तो पहले मैं आपको हमने जो पहले दुर्ग पढ़े थे उनका मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। इसमें थोड़ा अच्छे से दिया गया है, तो मैं थोड़ा, ये नवीन संस्करण है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति का, जो मैं पहले पढ़ा रहा था उसमें थोड़ा शॉर्ट टाइप पे था, जब मैंने शॉर्ट किया हुआ था उसको। अब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा विस्तृत पढ़ाऊंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाए। आप विश्वास करिएगा और एक बार आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि आप जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा। अभी थोड़ी लाइट की थोड़ी कम व्यवस्था है, तो हो सकता है आपको थोड़ा लाइट कम लगे, तो अभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ दिन। और हो सकता आप जब वीडियो को पूरा देखोगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। हो सकता है आपको पहली बार आप अगर वीडियो देख रहे हो तो ठीक लगे या नहीं लगे, लेकिन आप पूरा देखोगे तो गारंटी है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध भी होगा। ये आगे देखना, इसमें मैं चित्तौड़गढ़ आपको पढ़ा चुका। इसमें आपको जो ध्यान देना है कि ये जो है दिल्ली और मालवा से जो गुजरात जाने वाले मार्ग पे स्थित है और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है इस किले को। आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ किला, यहां दिया गया है चित्र। आगे देख सकते हैं इसका जो निर्माण मैंने बता दिया था। इतिहास ग्रंथ वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास का प्रमुख ग्रंथ है ये वीर विनोद। मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य ने यह किला बनवाया था और अपने नाम पे इसका नाम चित्रकूट रखा था। उसी के नाम पे इसको चित्तौड़ भी कहा जाता है। आपको याद होगा कि मेवाड़ में एक राजवंश का शासन रहा है जिसको हम गुहिल राजवंश कहते हैं या सिसोदिया राजवंश कहते हैं। और जो गुहिल राजवंश के संस्थापक, याद रखना साथियों, बप्पा रावल। गुहिल राजवंश का जो संस्थापक है बप्पा रावल, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में यहाँ के जो अंतिम शासक है मानमोरी, उसको पराजित करके तब 8वीं शताब्दी में और यहाँ चित्तौड़ पे अपना अधिकार कर लिया था। तो आपको ध्यान रहे, चित्तौड़ पे जो है मानमोरी को पराजित करके किसने अपना अधिकार किया था? बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में। और उसके बाद देखो तो बाद में अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पे आक्रमण करेगा, वह भी इस दुर्ग पे अपना अधिकार कर लेगा और इस दुर्ग का नाम रख के क्या कर देगा? खिजराबाद। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आप माइंड में रखे, इसको याद रखे या नोट कर ले किताब में
एक तो गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन है? बप्पा रावल है। और 8वीं शताब्दी में उन्होंने कौन से शासक को? मानमोरी को हराया और हरा के चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे आक्रमण करेगा 1302 और 1303 ईस्वी में, तब वह जो है इसका नाम बदल के क्या कर देगा साथियों? खिजराबाद। ये काफी एग्जाम से में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण करेगा 1302-1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के समय, तो वह चित्तौड़ का नाम क्या कर देगा? बदल के खिजराबाद कर देगा साथियों, ध्यान रहे। इसके बाद देखो यह एक पठार पे स्थित है, मेसा का पठार, जिसको हम मेसा का पठार कहते हैं। यह भी ध्यान रखना है कि चित्तौड़ का किला कौन से पठार पे स्थित है? मेसा के पठार पे स्थित है। और यह किला सब किलों का सिरमौर है। ये मैं पहले बता चुका कि राजस्थान में सभी किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। और इस किले के बारे में गढ़ में यह कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ेया, ये कहावत भी चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में प्रचलित है। तो यहां से देखो कितने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, यहाँ गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। मानमोरी को पराजित किया। ये दूसरा क्वेश्चन आपका देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल के खिजराबाद कर दिया 1302-1303 में। उसके बाद ये मेसा के पठार पे स्थित है, ये क्वेश्चन आपका है। सभी किलों का सिरमौर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद ये कौन से किले के बारे में, ये कहावत कौन से किले के बारे में प्रचलित है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। उसमें आपको चित्तौड़गढ़ नहीं देगा, राजस्थान दे देगा इसे। तो चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास में 3 प्रसिद्ध साक्य हुए साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़ के किले में कितने साक्य हुए? 3 साक्य। जो साथी नहीं है साक्य का मतलब नहीं जानता, साक्य का मतलब होता है केसरिया और जौहर, दोनों जब एक साथ होते हैं तो उसको हम शाखा कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में से 3 साक्य हुए हैं, जिसमें केसरिया भी हुआ और साथ में जौहर भी हुआ। केसरिया का मतलब होता है कि जब राजपूत योद्धा, जब उनको लगता था कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वह अंतिम अपना जान जोखिम में या जान न्योछावर करके अंतिम रूप से युद्ध में कूद पड़ते थे, केसरिया वस्त्र धारण करके, और युद्ध में शहीद हो जाते थे या मर जाते थे। उसके बाद जो उनकी रानियां थी वह जौहर व्रत का पालन करती थी। जौहर का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना आग के हवाले। राजस्थान में अधिकांश जो जौहर हुए हैं वो अग्नि जौहर ही हुए हैं। हालांकि रणथंभौर में जल जौहर का भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जौहर का मतलब अपने आप को समर्पित कर देना अग्नि के। क्योंकि केसरिया वस्त्र धारण करके पुरुष यहाँ युद्ध में मारे जा रहे हैं या शहीद हो रहे हैं, तो महिलाएं अपनी आत्म सम्मान की रक्षा के लिए वह भी जौहर व्रत का पालन कर। तो जहां जौहर होगा, साके का मतलब है, मैं बता दूं, साका। तो साके में होगा जौहर प्लस केसरिया। ये केसरिया पुरुष करेंगे और जौहर महिलाएं करेंगी, ये याद रखना। तो चित्तौड़ के किले में, चित्तौड़ में कितने साके? 3 साके। ठीक है साथियों, 3 साके चित्तौड़ में हुए। पहला साका 1303 में, ये ध्यान रखना, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पे आक्रमण करेगा तब पहला साका होगा रानी पद्मिनी, जो आपने सुना होगा, रावल रतन सिंह का नाम सुना होगा। तो 1303 में चित्तौड़ का पहला साका होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय। दूसरा साका 1535 में होगा, जब गुजरात का शासक बहादुर शाह जब चित्तौड़ पे आक्रमण करेगा। रानी कर्मावती का आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ दूसरा साका होगा। और तीसरा साका जो होगा 1568 में होगा, जब अकबर यहाँ चित्तौड़ के किले पे आक्रमण करेगा। और उस समय यहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह का आपने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह उस समय यहाँ के शासक थे। जब अकबर 1568 में चित्तौड़ पे आक्रमण करेगा तो चित्तौड़ में कितने साके हुए? 3 साके। साके बोले तो जहां केसरिया और जौहर दोनों एक साथ हो रहा है वहां साका। तो साका केसरिया और जौहर, केसरिया कौन करेगा? पुरुष, और जौहर कौन करेगी? महिलाएं। और चित्तौड़ में कितने साके? 3। पहला साका बोले तो 1303 किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। दूसरा साका बोले तो 1535, यहाँ आक्रमण कौन करेगा? गुजरात का शासक बहादुर शाह, और उस समय मेवाड़ का रानी कर्मावती के नेतृत्व में। और तीसरा साका बोले तो 1568,
कौन आक्रमण करेगा? अकबर। और उस समय यहाँ का शासक कौन? उदय सिंह। तो ये 3 शाखें आपको ध्यान रखना। रानी पद्मिनी, यही अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता है। ये आपको ध्यान रखना है चित्तौड़ के किले के बारे में। आगे चलते हैं हम। बहुत इंपोर्टेंट इसमें मैटर दे रखा है साथियों, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के दृष्टि से। तो सभी साथियों को ये इसमें जो दे रखा है वो याद रखना है। ऑथेंटिक सोर्स के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की किताब है। आप ध्यान रखना, इसमें जो है 7 प्रवेश द्वार है साथियों। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, यहाँ में जो इस किले में जो प्रमुख इमारतें हैं, तो यहाँ ध्यान रखना, तुलजा माता का मंदिर है, नवलखा भंडार है, भामाशा की हवेली है, श्रृंगार चौरी प्रसाद है, त्रिपोलिया दरवाजा है, कुंभ श्याम मंदिर है, सोमदेव मंदिर है, कुंभा द्वार, विजय स्तंभ है, कुंभा के द्वारा जो निर्मित विजय स्तंभ, 9 मंजिला विजय स्तंभ है, कुंभा के द्वारा निर्मित विजय स्तंभ है, रानी पद्मिनी के महल है, गोरा बादल के महल है, चित्रांग मौर्य का तालाब है और जैन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पर है। कीर्ति स्तंभ है जो कि एक जैन इमारत है। तो ये इतना ध्यान रखना। और इस किले में पहुंचने के लिए 7 प्रवेश द्वार है ये। तो कभी कभी पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले में पहुंचने के लिए कितने प्रवेश द्वार है? 7 है। और कौन कौन सी इमारतें हैं या कौन कौन सी नहीं है, इनसे संबंधित आप ध्यान दे लेना कि कुंभश्याम मंदिर है, सोम मंदिर है, कुंभा विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, नवलखा भंडार है, तुलजा माता का मंदिर है, त्रिपोलिया, पूरा बादल के महल, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं साथियों। अब हम कुंभलगढ़ किला देखते हैं। यह भी मैं आपको पहले बता चुका है, एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, कुंभलगढ़ का मंदिर जो है राजसमंद जिले में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है पहली बात कि कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद जिले में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ था। यह गिरी दुर्ग है, कुंभा के द्वारा निर्मित है। कुंभल का किला राजसमंद में है, यहां देखना, ये कुंभा के द्वारा निर्मित है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पे स्थित है साथियों। और ये मेवाड़ राज परिवार का जो आश्रय स्थल भी रहा है, संकट की स्थिति में उनका आश्रय स्थल भी रहा है मेवाड़ राज परिवार के कुंभलगढ़ का किला। और इसका प्रमुख शिल्पी ध्यान रखना साथियों मंडन है, जो कि कुंभा का दरबारी कवि भी रहा है। दरबारी शिल्पकारी मंडन की देखरेख में ही कुंभलगढ़ के किले का निर्माण हुआ है, जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। परकोटे मतलब इसके चारों तरफ जो दीवार है वह 36 किलोमीटर लंबी दीवार है चारों ओर से, इसलिए सुभेद्य मानी जाती है, अभेद्य मानी जाती है, जो अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ कितने घुड़सवार? 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना जो है सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों और विचारों से एस्ट्रक्शन वास्तु या एस्ट्रन वास्तु से की है। दुर्ग के भीतर आप ध्यान रखना झाली बावड़ी है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, झाली रानी का मालिया है, मामादेव कुंड है, उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज राठौड़ को उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, उनकी छतरी है। इसके अलावा और बहुत सारी अन्य स्मारक भी है यहाँ। यहीं पर ध्यान रखना है महाराणा उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे, तो उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था और राणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ किले में ही हुआ था। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कटारगढ़, ये पूछा गया काफी बार कि कटारगढ़ कौन से किले में स्थित है, तो कई साथी जो है चित्तौड़गढ़ का किला कर देते हैं, तो ध्यान रखना है कटारगढ़ जो है राजसमंद में है, कुंभलगढ़ किले में है। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज राठौड़ या उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ किले में। झाली बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया,
मामादेव कुंड, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, तो आप ध्यान रहिए। कुंभलगढ़ किले में ये सारी इमारतें स्थित है। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, कटारगढ़ कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछी गई है कि अबुल फजल ने ये पंक्ति जो है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, कि जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये जो सिर की पगड़ी ये गिर जाएगी, इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है। ये जो कहावत है किसने कही है? पहली बात आप ध्यान रखें, ये कहावत किसने कही है? अबुल फजल ने कही है। अबुल फजल का नाम आपने सुना होगा, अकबर के दरबारी कवि है जिन्होंने अकबरनामा लिखा था, या फिर आईने अकबरी उसी का पार्ट है। अकबरनामा या आईने अकबरी अबुल फजल ने ही लिखा था, और इन्होंने, ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ किले के बारे में, या फिर कहीं कहीं जगह कटारगढ़ भी मिलेगा, कटारगढ़ के बारे में ऐसा कहा था। तो आप ध्यान रखना, कटारगढ़ या कुंभलगढ़ जो भी आपके आया, कुंभलगढ़ का ध्यान रखना। यहाँ इस किले का नाम दे रखा है, इसका मतलब कुंभलगढ़ के किले की बात कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कि इस किले की ऊंचाई के बारे में कहा है अबुल फजल ने, तो ना कटारगढ़ का यहाँ नाम नहीं है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल कहता है कि इसको जब हम नीचे से खड़े होकर देखेंगे तो सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाएगी, मतलब ये काफी ऊंचाई पे बना हुआ है। ये लाइन आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं रणथंभौर का किला। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किला भी बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने, आपने किताबों में शायद इसका नाम नहीं पढ़ा होगा लेकिन आप देख ले, मान्यता के अनुसार इसका जो निर्माण है रणथान देव चौहान ने करवाया था। यहाँ आपने एक राणा हमीर का नाम सुना होगा, हमीर देव चौहान का नाम सुना होगा। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान, उनके अदम्य साहस और उनके बलिदान के लिए प्रसिद्ध है ये दुर्ग। जब अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान में अभियान कर रहा था तो 1301 में उनका रणथंभौर अभियान प्रसिद्ध है, ध्यान रहना। इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर अभियान करेगा 1301 में, तब यहाँ का शासक कौन? हमीर देव चौहान। तो रणथंभौर पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि क्या था कि गुजरात से लूट करके उसकी सेना जब दिल्ली आ रही थी तो कुछ सैनिक बगावत करके हमीर देव चौहान के पास चले गए थे, और हमीर देव चौहान ने उनको शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको संदेश भिजवाया कि वह उनको रिहा कर दे या छोड़ दे, क्योंकि वह विद्रोही है। लेकिन क्योंकि राजपूत अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की सुरक्षा करना या रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए उन्होंने उसकी सुरक्षा करनी अपना कर्तव्य समझा और अलाउद्दीन खिलजी से उन्होंने युद्ध किया। आपने एक कहावत सुनी होगी या किताबों में मिलती है कि हमीर हट तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। इसका मतलब है कि तिरिया तेल मतलब जब लड़की की शादी होती है तो तेल जो चढ़ाया जाता है, अपने एक रिवाज है तेल चढ़ाना, वो एक ही बार चढ़ाया जाता है। और हमीर हट, अगर हमीर के एक बार हट चढ़ गया तो चढ़ गया, फिर इसका मतलब है कि अपने हट धर्मिता के लिए प्रसिद्ध है राणा हमीर। तो अगर पूछा जाए कि इतिहास में कौन सा शासक अपने हट धर्मिता के लिए प्रसिद्ध है, तो राणा हमीर आप बेझिझक कर देना साथी। आगे शासक है रणथंभौर के शासक है, तो ये किला उनके रणथंभौर जो किला है राणा हमीर के साहस और बलिदान के लिए अपना एक मुख्य गवाह है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ आक्रमण हुआ था और उनसे युद्ध करते हुए, अपने शरणागत धर्म का पालन करते हुए और अपने अदम्य वीर साहस को प्रदर्शित करते हुए राणा हमीर यहाँ बलिदान हुए, शहीद हुए। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी दुर्ग मतलब पर्वतों से भी घिरा हुआ है और चारों ओर इसके वन भी है, तो ये दोनों श्रेणी में आता है, गिरी और वन। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर ये फिर अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में देखो क्या कहा कि ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। ध्यान रखना, वही बात उन्होंने कहा था
कि अन्य सभी किले नंगे हैं, जबकि यह किला क्या है, बख्तरबंद है। तो ध्यान रखना है, अब्बुल फजल ने किस किले को बख्तरबंद किला कहा है, रणथंभौर के किले। या फिर ये कहावत किस किले के बारे में अब्बुल फजल ने कही कि अन्य सभी किले नंगे हैं, जबकि यह किला बख्तरबंद है। बख्तरबंद मतलब चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, बिल्कुल सुरक्षा प्राचीर से घिरा है, या फिर उस पर जो आक्रमण करना है वह बहुत ही मुश्किल है, बख्तरबंद है। तो ये पहली बात तो कि ये कहावत किसने कही है, अब्बुल फजल ने। किस किले के बारे में कही है, रणथंभौर के बारे में। अभी जो हमने पहले पढ़ी थी अब्दुल फजल की कहावत की, नीचे से ऊपर देखने पे सिर की पगड़ी गिर जाती है, वो कुंभलगढ़ के किले के बारे में कही है। जबकि अन्य सभी किले नंगे हैं, यह किला बख्तरबंद है, ये रणथंभौर के किले के बारे में अब्दुल फजल ने कही है। तो आप ध्यान रखना, इस दुर्ग में जो है हमीर महल है, रानी महल है, हमीर की कचहरी है, सुपारी महल है, 32 खंभों की छतरी। आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है, रणथंभौर। ठीक है ना। जब आप किले के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको, जब मेन गेट से आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको ये छतरी सामने दिखाई देगी। 32 खंभों की छतरी कहाँ है, जोगी महल है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है यहाँ, और गणेश मंदिर, ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ध्यान रखना, यहाँ हर साल गणेश चतुर्थी को मेला बढ़ता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, रणथंभौर के किले में। त्रिनेत्र का मतलब 3 आंख वाले, बाकी आपने गणेश जी देखे होंगे तो 2 आंख वाले देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो गणेश जी है वो 3 आंख वाले गणेश जी है, इसलिए इनको बोले त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर के किले में। ध्यान रखना, सवाई माधोपुर। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, 32 खंभों की छतरी, ये काफी बार पूछा गया है। आप ध्यान रखना, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर के दुर्ग में है। यह दुर्ग बख्तरबंद है, या किस दुर्ग को बख्तरबंद अबुल फजल ने कहा है, रणथंभौर के किले को, या ये किसने कहा था, अबुल फजल ने। ये सारी बातें ध्यान रखना। हमीर देव चौहान, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण रणथंभौर पे कब होता है, 1301 में। इसमें ध्यान रखना, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति भी मारा गया था। अब आप आगे हम देखते हैं सिवाड़ा का किला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर में है। हो सकता है कि वर्तमान नए जिले के अनुसार ये बालोतरा में चला गया हो, लेकिन अभी हम बाड़मेर ही पढ़ेंगे। नए जिले के अनुसार जब सरकार ऑथेंटिक आंकड़े जारी करेगी उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा किला कौन से जिले में स्थित है। अभी सरकार ने गजट नोटिफिकेशन ही जारी किया है, सारी डिटेल्स अभी सरकार ने जारी नहीं की है। तो हम जब सरकार जारी करेगी ऑथेंटिक आंकड़े, उस हिसाब से हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम ध्यान रखने की सिवाना का किला जो है बाड़मेर में है। बाड़मेर में 56 के पहाड़ है, ये ध्यान रखना है। एक 56 की पहाड़ियां है, 56 का मैदान है, 2 है, एक और 56 का मैदान आता है, ये नहीं है यहाँ, ये 56 की पहाड़ियां ही है, 56 का मैदान नहीं। 56 का मैदान जो है 56 नदी नालों का समूह है, जो बांसवाड़ा जो माही का मैदान है, ये माही के मैदान में, ध्यान रखना, माही के मैदान में है ये वाला। और ये 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियों पर स्थित सिवाना का दुर्ग प्रसिद्ध है, इसे अणखलो सिवाणु दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण परमार या वीर नारायण परमार ने की थी। आप ध्यान रखना, सिवाना के किले की जो स्थापना वीर नारायण परमार। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कानड़देव चौहान और उसके भतीजे शीतल देव या सातल देव के अधिकार में था। ये आपको ध्यान रखना है, कानड़देव चौहान और उसका भतीजा शीतल देव या सातल देव। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में ईस्वी के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए और दुर्ग पर खिलजी का क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो ध्यान रखना, 1301 में रणथंभौर, 1302 1303 में चित्तौड़गढ़ और 1310 में सिवाना और उसके बाद जालोर। तो यहाँ जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा तब यहाँ का शासक कौन, कानड़देव और उसका भतीजा शीतल देव। इसके बारे में कहावत है कि शीतल देव या सातल देव अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा और उनके बीच कोई प्रेम प्रसंग था और शीतल देव ने फिरोजा से विवाह करने के लिए इनकार कर दिया था। तो इससे क्रुद्ध होकर अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव पे आक्रमण किया था। ये मान्यता है या एक कहावत भी है। वीर गति को प्राप्त हुआ दुर्ग पर खिलजी का। सिवाना दुर्ग संकट काल में, ये भी ध्यान रखना,
कि संकट काल में मारवाड़ मतलब जोधपुर के राजाओं की क्या है शरण स्थली। ये जैसे मैंने अभी कहा था कि संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन है? सिवाना। अब संकट काल में मेवाड़ के राणाओं की, ये मारवाड़ के मेवाड़ के राणाओं की शरण स्थली अभी हमने पढ़ा था ये कुंभलगढ़। ध्यान रखना संकट काल में मारवाड़ के राजा कहां शरण लेते हैं? सिवाना बाड़मेर में, जबकि मेवाड़ के राजा कहां लेंगे? कुंभलगढ़ राजसमंद में। ये आपको दो फैक्ट है जो ध्यान रखने हैं। तो संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी सिवाना रहा है। राव मालदेव, ये आपने नाम सुना होगा। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना के दुर्ग में ही आश्रय लिया था और चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। यहाँ दो नाम आ रहे हैं साथियों, एक आ रहा है राव मालदेव और एक आ रहा है राव चंद्रसेन। तो इनके बारे में बता देता हूं। राव मालदेव ये राव गांगा के पुत्र थे, राव गांगा के पुत्र। और ध्यान रखना खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में इन्होंने खानवा के युद्ध में भाग लिया था इन्होंने। उस समय शासक खानवा के युद्ध के शासक तो ये थे, लेकिन क्योंकि गांगा खुद नहीं गए थे, उन्होंने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था इस युद्ध में। खानवा का युद्ध 1527, ध्यान है ना। सांगा और बाबर के बीच, राणा सांगा, सांगा व बाबर के बीच खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध में जो है गांगा खुद नहीं गया था, बल्कि अपने पुत्र मालदेव को इन्होंने भेजा था। तो मालदेव ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। आपको गंगा भी मिलेगा और मालदेव भी मिलेगा। शासक गंगा है, लेकिन और इसके बाद आपको एक और यहां जो बताया गया है गिरी सुमेल का युद्ध, ध्यान देना साथियों। गिरी सुमेल का युद्ध जो है 1544 में, और यह युद्ध जो लड़ा जाएगा शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ेगा यह मालदेव। शेरशाह सूरी, ध्यान रखना शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच गिरी सुमेल का युद्ध होगा 1544 में। और ये युद्ध जब में पराजित होने लगा तो ये सिवाना की तरफ भाग जाएगा। भद्राद्रोण, सिवाना, मालदेव तो उधर भाग जाएगा ये, और शेरशाह सूरी का उधर अधिकार हो जाएगा। और इसके बाद एक और नाम अपने आए हैं राव चंद्रसेन, ये भी ध्यान देना। राव चंद्रसेन, ये राव चंद्रसेन जो है इनको हम मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, या फिर राणा प्रताप का अग्रगामी भी। ध्यान देना प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा मतलब इधर उधर ही भागता रहता था, तो ध्यान रखना। या फिर मारवाड़ का राणा प्रताप भी कहते हैं। मारवाड़ का महाराणा प्रताप कौन? राव चंद्रसेन, क्योंकि इन्होंने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर से हमेशा संघर्ष करते रहे और इधर उधर ही भागते रहे, इसलिए मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, और प्रताप का अग्रगामी भी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए। गिरी सुमेल का युद्ध हो गया 1544 में शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच। इसके अलावा मालदेव ने जो है खानवा के युद्ध में गंगा का बेटा था, तो इस युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो वापस हम चलते हैं अपने, तो यहाँ ध्यान देना। तो शेरशाह सूरी द्वारा पीछा किया जाने सिवाना या भद्राद्रोण चले गए थे, और चंद्रसेन ने भी यहीं से, राव चंद्रसेन मोटा राजा उदय सिंह के भाई थे, ध्यान देना। चंद्रसेन ने भी यहीं इसी को केंद्र बना के मुगलों से क्या किया था? संघर्ष किया था। तो हम अब और आगे चलते हैं। ये इतनी बातें आप सिवाना
आगे हम देखते हैं साथियों तारागढ़ का किला। ये बूंदी वाला किला देखते हैं। एक तारागढ़ अजमेर में है, तो तारागढ़ एक अजमेर में भी है, ध्यान रखना है। ये मैं पहले आपको बता चुका। एक तारागढ़ अजमेर में है, जिसको गढ़ बीठली, इसको गढ़ बीठली, गढ़ बीठली का किला भी कहा जाता है। और एक तारागढ़ अपना ये है बूंदी वाला, इसका जो नाम है पृथ्वीराज की जो रानी है ताराबाई, उसके नाम पे तारागढ़ रखा गया है, अजमेर में है। और यह बूंदी वाला, ध्यान रखना, गिरिदुर्ग है। बूंदी का तारागढ़ किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है होने के कारण धरती से आकाश के तारे, ध्यान रखना, धरती से आकाश के तारे के रूप में दिखाई देता है। इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, तारागढ़। क्योंकि जब आप नीचे से इसको देखोगे तो एक स्टार के समान आपको दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम तारागढ़ है। क्योंकि अजमेर के किले का नाम तारागढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि पृथ्वीराज वहां का शासक, उसकी पत्नी ताराबाई जो है, तो वहां उन्होंने कुछ स्मारक या महल बनवाए थे, उन्हीं के नाम पे, ताराबाई के नाम पे उसका नाम तारागढ़ पड़ गया। और इसका नाम तारे के समान दिखाई देने के नाम के लिए तारागढ़ रखा गया। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ है। राव बरसिंह हाड़ा, ध्यान रखना, राव बरसिंह हाड़ा ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया। तो ध्यान रखना, बूंदी पर जो है, क्योंकि हाड़ा हाड़ा राजपूतों का शासन रहा है, तो ये कभी पूछ लिए, जैसे कि मेवाड़ में सिसोदिया या गुहिल है, मारवाड़ में राठौड़ है, जयपुर में कछवाहा है, जैसे बूंदी पे पूछे तो हाड़ा वंशों का शासन रहा है, हाड़ा वंश के राजपूतों का। तो राव बरसिंह ने इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया था। और क्यों करवाया, क्योंकि मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से जो आक्रमण होते थे, उनकी उससे सुरक्षा के लिए इसको पहाड़ी पे इस किले का निर्माण करवाया है। वीर विनोद, ध्यान रखना, कवि राजा श्यामलदास, ये वीर विनोद, ये इंपॉर्टेंट है। वीर विनोद किनका ग्रंथ है, कवि राजा श्यामलदास। मैं कवि राजा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कवि राजा किसकी उपाधि है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कवि राजा किसको उपाधि दी गई थी। तो कवि राजा जो है, कवि राजा मैं यहां लिख देता हूं, कवि राजा श्यामलदास, उनका ग्रंथ कौन सा है, वीर विनोद, इंपॉर्टेंट। कवि राजा इनकी उपाधि है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि बताइए कवि राजा किसकी उपाधि है, श्यामलदास की उपाधि है। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, वीर विनोद लिखा है, इंपॉर्टेंट है। बूंदी के किले का निर्माण किसने करवाया, बरसिंह हाड़ा। कब करवाया, 14वीं शताब्दी में करवाया। और किस नाम से जानते हैं, तारागढ़ के नाम से। तारागढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह नीचे से देखने पे तारे के अनुसार तारे के जैसा दिखाई देता है, इसलिए तारागढ़। बूंदी पे कौन से राजपूत वंश का शासन रहा, हाड़ा राजपंथ। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 इनका शासनकाल है, कि बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। तो ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्षेत्र सिंह या क्षेत्र सिंह भी बोलते हैं, वह बूंदी विजय करने के प्रयास में ही मारे गए थे। ये कौन बता रहा है, वीर विनोद। उनके पुत्र महाराणा लाखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर आक्रमण अधिकार नहीं कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी वहां जो है कुछ शासक आ गए थे, जिनको उस दुर्ग की रक्षा दी गई थी, जिम्मेदारी दी गई थी, तो वह भी वहां खड़े हो गए थे कि नहीं, मैं तो इस मिट्टी के किले की भी रक्षा करूंगा। वो लड़ते हुए मारे गए थे। तो ध्यान रखना है कि राणा लाखा, के बारे में आपने ये खबर जरूर सुनी होगी कि जब लाखा जो है बूंदी के किले पे आक्रमण किया था, तो वह उसको जीत नहीं पाया था। तो उसने एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं बूंदी को नहीं जीतूंगा तब तक खाना पीना नहीं खाऊंगा। आप देखोगे तो मेवाड़ से बूंदी की जो दूरी है वो काफी दूर है, मतलब वहां पहुंचोगे तब तक ही राणा लाखा की मृत्यु हो सकती है, अगर वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो उन्होंने, उनके जो सैनिक है या उनके जो प्रमुख मंत्री है, उनके द्वारा उनको समझाया गया कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मेवाड़ से बूंदी की दूरी दूर है और आप ऐसा तो है नहीं कि जाते ही जीत जाओगे, वहां हो सकता है घेरा डालना पड़े या युद्ध करना पड़े। तो आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे। तो क्योंकि एक बार प्रतिज्ञा ले चुके हैं तो तोड़ कैसे सकते हैं। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, क्यों ना एक मिट्टी का किला बना दिया जाए बूंदी के दुर्ग जैसा, और उसको ध्वस्त करके राणा लाखा अपनी प्रतिज्ञा क्या करे, पूरी करे। लेकिन जिन सैनिकों को या जिन राजपूतों को वहां
लगाया गया था उस मिट्टी के किले के, क्योंकि उनको पहले बता दिया गया था हालांकि कि जब लख आएगा तो आप ज्यादा प्रतिरोध नहीं करना, छोटा मोटा लड़ाई होगा। और लेकिन उन्होंने उसको अपना स्वाभिमान समझा और उन्होंने उस मिट्टी के किले की रक्षा के लिए भी अपने बलिदान दिए। तो आप ध्यान रखना, ये तारागढ़ के बारे में हमने पढ़ा है, बूंदी के तारागढ़। तो साथियों आप वीडियो को पूरा देखना जरूर, आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें पता लगी होगी। आगे भी हम इस वीडियो को कंटिन्यू जारी रखेंगे। आगे जो दुर्ग अपने बच गए हैं उनको भी बहुत सारी बातें आपको नई सीखने को मिलेगी। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको लगे कि हाँ ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको क्या कर ले साथियों, नोट कर ले। धन्यवाद।